मेरे प्रिय देशवासियों, मित्रों, भाई और बहनों, मैं रूपनारायण सोनकर, दलित राइटर, देहरादून, इंडिया, आप लोगों के समक्ष आज अपने तीसरे उपन्यास गटर का आदमी के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स, एमए के छात्र, प्रोफेसर्स और पाठकों ने अनुरोध किया है कि मैं गटर के आदमी के बारे में बात करूं। तो मैं गटर का आदमी जो उपन्यास है, ये मेरा तीसरा उपन्यास है। पहला मेरा उपन्यास ढंग था, 2009 में प्रकाशित हुआ था, पहला उपन्यास। दूसरा उपन्यास मेरा सुअरदाम था, जो 2010 में प्रकाशित हुआ था। और तीसरा उपन्यास मेरा गटर का आदमी है, जो 2015 में प्रकाशित हुआ था। ये सब तीनों उपन्यास शिल्पायन द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। उनकी एक शिल्पायन की एक दूसरी सिस्टर पब्लिकेशन है, या जिसको अनिरुद्ध बुक्स दिल्ली 110033 कहा जाता है। मैं ललित शर्मा जी, उनके पिताजी और उनके भाइयों का बहुत आभारी हूँ कि उन लोगों ने मेरे 2 उपन्यास प्रकाशित किए हैं, डंक और गटर का आदमी। तीसरा उपन्यास मेरा सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। बौद्ध जी थे, उन्होंने किया था, क्योंकि कुछ लोगों ने जो ब्राह्मण पब्लिशर से कुछ कारणवश या धार्मिकता के चलते उन्होंने सुअरदाम को प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था। तब बौद्ध जी ने अपने सम्यक प्रकाशन जी में प्रकाशित किया था। तो मैं ये जब उपन्यास मेरा 2015 में प्रकाशित हुआ, गटर का आदमी, तो इसमें केवल गटर के लोगों की समस्याएं नहीं हैं, बल्कि इसमें सभी लोगों की समस्याएं हैं और उनको जिक्र किया गया है। इसमें जो इसका नायक है वो सौरभ है और नायिका गरिमा है। वास्तव में लोग भी भ्रमण करते हैं अधिकतर देश के भागों का, और जहाँ जहाँ जो परेशानी दिक्कत आती है उसको समाधान करते हैं। जहाँ जहाँ असमानता है, उत्पीड़न है और लोगों का शोषण किया जाता है, वो वहाँ पर जाते हैं और उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में दोनों समाज सुधारक बनकर उभरते हैं। तो गटर के आदमी में एक तो गटर का आदमी है, जानवरों का रहन सहन बेहद गरीब लोगों के रहन सहन से बेहतर है। कूड़े के ढेरों में अपनी ज़िंदगी बीनते बच्चे, बनगुजर, जूतों में इंजीनियर को पॉलिश करना पड़ा, जिंदा जानवर पर खौलता पानी डालकर सफाई करना, ऑनर किलिंग, कई अरब की गाड़ियों के मालिक हैं फिल्मी सितारे। जन्मजात अंधे आदमी के शरीर के अन्य अंगों पर आँखें उगाना, जन्मजात अंधे आदमी के शरीर के अन्य अंगों पर आँखें उगाना, घरेलू हिंसा, सपेरा का मजमा, मैं गरीब हूँ, घरों में नौकरानियाँ सप्लाई करने वाली संस्थाएं, ट्रेनों के एसी स्लीपर सामान डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्री स्वयं 3 वर्गों में बांट दिए जाते हैं, धनाढ़, मध्यम वर्ग और गरीब। सपेरा बस्ती, देवदासियां भी गटर समाज का अंग हैं, देवदासियां भी गटर समाज का अंग हैं। इन सब टॉपिकों के जरिए मैंने ये लिखा है उपन्यास। तो मैं सर्वप्रथम गटर का आदमी में इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। तो गटर के अंदर
जो हमारे सफाई कर्मी हैं, स्कैवेंजर इनको कहा जाता है, सफाई कर्मी हैं, गटर के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पर विषैली गैसों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे विषैली गैसों से मारे जाते हैं। अगर आप इतिहास उठा करके देखें तो हिंदुस्तान के अंदर प्रतिदिन न जाने कितने आदमी गटरों के अंदर मारे जाते हैं। सरकार को चाहिए कि उनकी समस्या को समाधान करें। जैसे विदेशों में मैनुअल वर्क प्रोहिबिटेड है, मैनुअल वर्क नहीं होता है, वहाँ पर सारा काम मशीनों से होता है। ऐसी ऐसी सोफिस्टिकेटेड मशीनें हैं कि आप ऊपर लगा दीजिए, सारा का सारा कचरा साफ़ हो जाएगा। लेकिन अपने भारत के अंदर किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है और ये बेचारा दलित मारा जाता है, प्रतिदिन मारे जा रहे हैं। ये बड़ी समस्या है, किसी भी भयंकर बीमारी से ज़्यादा बड़ी समस्या है, इसका समाधान करना चाहिए। तो मैं एक संलग्न सफाई कर्मी है जो कि गटर के अंदर फावड़ा और टोकरी लेकर के, तसला भी कह सकते हैं, लेकर के अंदर घुस जाता है। उसके जो मित्र हैं, भाई हैं, अन्य सफाई कर्मी, वो ऊपर गटर के ऊपर मुंडेर पर खड़े रहते हैं। वो कीचड़ साफ करता है, टोकरी में भरता है और ऊपर चढ़ाता जाता है और उनको अपने सफाई कर्मी अन्य भाइयों को पकड़ाता जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह का काम करने वालों को भारत में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। जो आदमी आपकी गंदगी साफ करता है, आपको अच्छा शहर देता है, आप अपने पास उनको नहीं बैठाते हैं, समानता का अधिकार नहीं है जबकि उनको वरीयता मिलनी चाहिए। विदेशों में कोई बात नहीं है, वहाँ के लोग टाई सूट पर पहन करके गटर साफ करते हैं। वहाँ पर कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है, कोई इस तरह की असमानता नहीं है, वहाँ कोई भी इस तरह का जातिवाद नहीं है। इन सब चीज़ों का जिक्र मैंने अपने उपन्यास गटर के आदमी में किया है और वही चित्रण मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब संलग्न नीचे कीचड़ साफ करता है, गैसेस तो हैं लेकिन बच जाता किसी तरह, एक गैसों से तो बच जाता है, लेकिन एक कोबरा नाग फन काढ़े उसका सामना हो जाता है। कोबरा कहता है, मतलब मूक भाषा में, कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस मानव जाति से मैं बदला लूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे जंगल काट दिए हैं। जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ तुमने काट दिया है, जंगल काट दिया है, वहाँ से हमको भगा दिया है। करोड़ों की संख्या में जो पेड़ थे वो काट दिए गए। हम लोग अन्य जंगली जानवरों को मार दिया गया, अन्य जीव जंतुओं को मार दिया गया। तो अब मैं मानव जाति से पूरा बदला लूँगा। लेकिन वो भी मूक भाषा में ही एक उसको उत्तर देता है स्कैवेंजर कि भाई हमारी और तुम्हारी पोजीशन एक ही है, आप हमें मत दोष दीजिए। मैं शेड्यूल ट्राइब्स हूँ और वहीं जंगलों में रहता था, लेकिन वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, कारपोरेट घरानों ने हमारी ज़मीनें छीन ली, हमारे घर बार छीन लिए और सारे जंगल, जो करोड़ों की संख्या में जंगल काट दिए। वहाँ पर प्रदूषण फैल गया, वहाँ पर गंदगी फैल गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और मिल्स लगा लिए और वहाँ अरबों खरबों रुपया कमाने लगे। हम लोग जगह जगह रोटी रोज़गार के लिए मारे फिर रहे हैं, टहल रहे हैं। इसलिए मुझे आज स्कैवेंजर बनना पड़ा। हमारी तुम्हारी पोजीशन एक ही है। तो सर्प कहता है, नहीं, मैं तो तुम लोगों से बदला लूँगा। तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है कि तुम कब मुझे मार दो। तुमने सारे जंगली जानवरों को अधिकतर समाप्त कर दिया है, वाइल्ड एनिमल्स को सारे के सारे समाप्त कर दिया है। तो कहता तैयार हो जाइए। वो विष फेंकता है लेकिन वो उसको टोकरी के अंदर ले लेता है, विष को अपने ऊपर नहीं आने देता है। इस तरह वो बच जाता है। कहता है मेरे हाथ में फावड़ा तो है लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं,
क्योंकि तुमको मारने से यहाँ पर्यावरण बिगड़ जाएगा। तुम सर्प की जो कोबरा नाग है उसकी बहुत ही आबादी कम रह गई है और मैं ये गुनाह नहीं करना चाहता। चाहे तो मैं स्वयं मर जाऊं लेकिन तुम्हें नहीं मारूंगा। अंत में युद्ध चलता है, कोई नहीं जानता कौन जीतेगा। उसके दिमाग में एक बात आती है कि वो तुरंत ही अपना टर्बन साफी उतारता है और हिम्मत करके कोबरा नाग के फन में डाल देता है और उसको फन को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है और उसको लेकर के ऊपर आता है। लेकिन वहाँ पर भी लोग हैं जो कि सांप को मारना चाहते हैं। इसके पहले जो गरिमा और उसको सौरभ को उसने सूचना दे दी थी सल्लन ने कि भैया मैं इसी से पोजीशन में हूँ, परेशानी में हूँ, एक सांप से मेरा सामना हो गया। तो सौरभ ने फॉरेस्ट के लोगों को, फॉरेस्ट ऑफिसर को, कर्मचारियों को सूचना दे दी थी कि आप वहाँ पर पहुँचे फैला जगह और आप जो कोबरा नाग है उनको पकड़ लिया गया है, आप ले जाइए। उसी समय अच्छा ये बात गरिमा को मालूम नहीं थी। गरिमा जब देखती है और कि ये सौरभ उन्हीं सफाई कर्मियों के पास आ जाता है, बहुत अच्छी गाड़ी थी, करोड़ों रुपयों की, ये उसकी गर्लफ्रेंड थी, अपर जाति की थी, आकर के वो अपने भाइयों से लिपट जाता है और कीचड़ में सन भी जाता है, लेकिन इसकी परवाह नहीं करता है। सल्लन कहता है भैया जान बच गई, तुम कह चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसी समय गरिमा आती और कहती है यही तुम्हारे भाई हैं, यही तुम्हारा देश है। तो सौरभ कहता हाँ मेरा यही देश है। तो कहती फिर तुमने हमसे प्यार क्यों किया? कहें और हमको बताया नहीं, क्यों नहीं बताया? तुम ये हट्टे कट्टे हो, 6 फीट से ऊपर लंबे हो और तुम्हारा बदन बहुत अच्छा है, गोरे हो, तुम दलित हो ही नहीं सकते हो। तो उसने कहा नहीं मैं दलित हूँ, ये मेरे भाई हैं, मैं इन्हीं के परिवार का हूँ, ये मेरे परिवार के हैं। तो क्या वो गरिमा कहती क्या तुम मेरे लिए इनको छोड़ सकते हो? हम लोग एरोप्लेन में चलते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं और वो ज़िंदगी तुम्हें पसंद है कि ये ज़िंदगी मुझे पसंद है? उसने कहा नहीं, मैं इन भाइयों को नहीं छोड़ सकता हूँ। जब तक अपने समाज, ये 2 देश एक तरह से हैं, मैं अपने देश को तुम्हारा जैसा देश नहीं बना लूँगा, तब तक मैं अपने भाइयों के साथ ही संघर्ष करूँगा। तो कहती है कि ठीक है। तो फिर हमारा तुम्हारा आज से नाता टूटता है। उसने कहा कोई बात नहीं, हम अपने भाइयों के साथ रहेंगे, इनकी गरीबी को दूर करेंगे। वो चिढ़ करके चली जाती है। अंत में सब मिलते हैं अपने सफाई कर्मियों से, फॉरेस्ट ऑफिसर आते हैं और उस कोबरा नाग को अपने कर्मचारियों की सहायता से ले जाते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं। ये पहला टॉपिक है और जो कि मैंने बहुत ही इसमें आपको बताया है। और देखिए आजकल आपने देखा होगा शहरों में जहाँ जहाँ कूड़े के ढेर होते हैं, गरीब बच्चे, दलितों के बच्चे जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए बिनते रहते हैं। क्या बिनते रहते हैं? कूड़ा बिनते रहते हैं। और उनसे जो भी पैसा आता है बीमारी भुखमरी में लगाते हैं। तो मैंने इसमें एक कविता लिखी है, वो मैं आपको सामने बताना चाहता हूँ कि गरीब बच्चे जो कूड़े के ढेरों में अपनी ज़िंदगी बिनते हैं, उनका क्या हाल है। गवर्नमेंट ने आज तक, NGO ने आज तक उनकी ज़िंदगी को, उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास नहीं किया है। ये लोग प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन पैसे के अभाव में, अन्न के अभाव में कूड़े के ढेरों में अपनी ज़िंदगी बिनते हैं। वही कविता मैं आपको कोट किया है, सुना रहा हूँ। कूड़े के ढेरों में अपनी ज़िंदगी बीनते बच्चे, कूड़े के ढेरों में अपनी ज़िंदगी बीनते बच्चे, फटे पुराने कपड़े पहने गरीबों के बच्चे कूड़े के ढेरों से अपनी ज़िंदगी बीनते हैं। पॉलीथीन और कांच के टुकड़े
उनके शरीरों को अंगों जैसे हैं पॉलीथीन और कांच के टुकड़े, उनके शरीरों के अंगों जैसे हैं। भूखमरी लाचारी बीमारी में एक एक पैसा जुटाते हैं, प्रत्येक दिन कूड़े के ढेरों से अपनी ज़िंदगी बिनते हैं। कोई गम नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हमदर्द नहीं, अपने कार्यों में मस्त, विपदाओं को करते हैं पस्त, आधुनिक समाज पर करते हैं अट्टहास। ये तुम्हारा कैसा है विकास? अपने कार्यों में मस्त, विपदाओं को करते हैं पस्त, आधुनिक समाज पर करते हैं अट्टहास। ये तुम्हारा कैसा है विकास? दुनिया वालों, ये तुम्हारे सारे विकास फेल हो जाते हैं उनके सामने। अरे एक भी आशियाना नहीं दे सके ये तुम्हारे सारे खजाने। विदेशी जब इन पर नज़र दौड़ाते हैं, भूखा नंगा भारत पाते हैं, तब तुम उनके सामने अपनी सेकी बघारते हो, भारत को विकासशील संपन्न देश बताते हो। एक कैसा है समाज जहाँ रहते हैं दो देश, तुम्हारा देश, मेरा देश मेरा देश, मेरा देश तुम्हारा देश बनेगा, जहाँ का आदमी डीएम होगा, सीएम होगा, पीएम होगा। आओ मेरे देश का निर्माण करो, लाचारी भूखमरी का शमन करो, समता मूलक समाज बनाओ, अशिक्षा को दूर भगाओ, सांप्रदायिक सौहार्द फैलाओ, मानव कल्याण को गले लगाओ, देश दो नहीं एक बनाओ, अम्बेडकर के पथ पर आगे बढ़ जाओ, अम्बेडकर के पथ पर आगे बढ़ जाओ। ये सिचुएशन है जो मैंने अपने डंक नावल में मैंने दर्शाया है। फिर सौरभ करता क्या है, इन बच्चों को अपने घर में ले आता है, उनकी पढ़ाई के लिए, ट्यूशन पढ़ा कर इनको ले जाता है कॉलेजों में, नहीं स्कूल में। इनकी ड्रेस के लिए पैसा ट्यूशन जुटाता है। 15-20 बच्चे सभी समुदाय के, मुसलमान भी हैं, गरीब सवर्ण भी हैं, दलित है, बैकवर्ड है, सभी को अपने यहाँ रखता है, ट्यूशन पढ़ाता है और उनको शिक्षित करने के लिए एक बड़े कॉन्वेंट स्कूल में ले जाता है भर्ती कराने के लिए। लेकिन वहाँ पहले कपड़े अच्छे नहीं पहने थे, इसलिए उनको दुत्कार दिया जाता है प्रिंसिपल वहाँ का, और ये नहीं लेता है। फिर अंत में ये अच्छे कपड़े पहनाता है, उनको ट्रेनिंग देता है, फिर वहीं ले जाता है अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में। ये तो इतने खूबसूरत बच्चे निकलते हैं और इनका टेस्ट होता है तो सारे पास हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर गरिमा भी थी, अपने भाई को लेकर के आई थी उसी कॉन्वेंट स्कूल में, और वो देखकर दंग रह जाती है कि ये तो सफाई कर्मियों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, लेकिन इतने खूबसूरत हैं। तो अगर कहने का मतलब है प्रॉपर हर चीज़ मिल जाए तो बच्चे सुधर सकते हैं। अच्छा, अंत में सौरभ कहता है कि सभी बच्चों के साथ चलते हैं, सौरभ के साथ बच्चे भी गाते हैं। ये लोग जब एडमिशन हो जाता है, क्या गाते हैं? एक दिन दिखा दूंगा, एक दिन बना दूंगा अपना देश महान, जहाँ नहीं रहेगा कोई भी शैतान। धरती पर झोपड़ियाँ नहीं उगेंगी, माँ बहनें नहीं बिकेंगी, सामाजिक असमानता जातिवाद का नहीं रहेगा कोई निशान। मेरा देश महान, मेरा देश महान। कोई भूखों नहीं मरेगा, एक दूसरे के दुख दर्दों में साथ साथ रहेगा। यही है मानव की सही पहचान। मेरा देश महान, मेरा देश महान। जब किसी की अर्थी निकलेगी सभी लेकर जाएंगे शमशान। जब किसी की अर्थी निकलेगी सभी लेकर जाएंगे शमशान। मेरा देश महान, मेरा देश महान। अंत में उन बच्चों को अपने खर्च पर पढ़ाता है ट्यूशन करके, और वो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि डॉक्टर अंबेडकर के जो मिशन है, जो उनके विचार थे, शिक्षित बनो का नारा फॉलो किया है। और इसमें मैंने एक सजेशन दिया है, जिसमें जो सौरभ है और लोगों को, कि एक एक बच्चा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, जिनकी आमदनी अच्छी है, अपने बच्चों की तरह उनको गोद ले लें और शिक्षा के क्षेत्र में उनको बच्चों की तरह पढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाएं। अगर ऐसा कर सकते हैं
तो देश के अंदर कहीं भी इस तरह कूड़े के ढेरों में बच्चे अपनी ज़िंदगी बीनते नहीं मिलेंगे। इसमें मैंने ये दर्शाने की कोशिश किया है। एक और भी मैं ये अमानवीय कृत्य बता रहा हूँ कि देखिए, व्यापार में लाभ कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। जानवर, मैं एक कानपुर का हाल बता रहा हूँ। एक बूचड़खाना है, तो जानवरों को कटने के पहले उनको गर्म पानी से धुला जाता है, खौलता हुआ पानी उनके बदनों में डाला जाता है, और ताकि वो साफ़ हो जाएं, सोनापन आ जाए। मैंने पूछा एक कसाई से, सौरभ पूछता है एक कसाई से, लेखक मैं हूँ लेकिन नायक सौरभ है। सौरभ ही टहल रहा है, सब जगह जा रहा है। वो पूछता है, ये बताइए कि आप ऐसा क्यों करते हैं? इनको कितनी पीड़ा होती है इन जानवरों को जब आप खौला पानी इनके ऊपर डालते हैं। और इनको तो कहता है वो कसाई, इनको तो मरना ही है, तो मरना है तो हमको उसे काट के मारिए। आप इतना डबल मर्डर क्यों कर रहे हैं इन जानवरों का? वो कहता है, भाई ऐसा करने से इनके मांस में सोनापन आ जाता है, और सऊदी अरबिया और अन्य मुस्लिम देशों में इनकी खपत बहुत है और इनका दोगुना पैसा मिलता है। यानी कहने का मतलब, बाज़ारवाद ने अमानवीय कृत्य किए हैं। ये बाज़ारवाद का एक घिनौना रूप है। कहता है ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, और वो इस प्रथा को वहाँ बंद कराता है। तो ये अमानवीय प्रथा थी बनगोई। और मैं एक और आपको बताता हूँ कि एक समस्या और है कि जंगलों में आज भी वन गुजर रहते हैं। किसी को मालूम नहीं होगा, ये वन गुजर अधिकतर जंगलों में ही रहते हैं। वहीं पर भैंसें पालते हैं, दूध सप्लाई करते हैं, लेकिन ये सारे समाज से, सारे देश से कटे रहते हैं। न उनके बच्चे पढ़ सकते हैं, ना वो उनकी औरतें बाहर निकल सकते हैं। वो जंगल में रहती हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत होती हैं। वो पढ़ें तो कलेक्टर और एसपी आदि बन सकती हैं, लेकिन नहीं। तब ये जब पता चलता है वन गुजरों के बारे में, तो ये जाता है, क्या कहना चाहिए, सौरभ, और उनको समझाता है कि आप लोग इन जंगलों से निकलिए, गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी, घर बनवाएगी, आप मेन स्ट्रीम में आइए और जंगलात छोड़ दीजिए। जंगल में रहने से प्रदूषण भी फैल रहा है और पर्यावरण बिगड़ रहा है। तो वो कहते हैं, भाई हमारी सरकार मदद तो करे तो हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो समाज से बिल्कुल कटे रहते हैं। जब गरिमाओं को पता चलता है कि सौरभ वहाँ गया हुआ है जंगल, तो वो तुरंत अपनी जीप लेकर के वहीं वन गुजरों की तरफ आती है। इतनी तेज़ जीप चलाती है कि एक हाथी का बच्चा सड़क पे आ जाता है और वो घायल हो जाता है। तब हथिनी उसका पीछा करती है, बहुत तेज़ दौड़ती है, और हथिनी उसकी जीप को पकड़ करके नीचे गिरा देती है। तो वो उसकी जीप और गरिमा टंग जाती है पेड़ में, जीप समेत। सौरभ को जो पता चलता है तो वो दौड़ा दौड़ा आता है। उसी समय लथपथ पड़ा हुआ है उसका हाथी का बच्चा। अब जाम लग गया है, चारों तरफ जाम लग गया है। सौरभ वन विभाग के कर्मचारियों को सूचित करता है। वन विभाग कर्मचारी आते हैं, चारों तरफ, दोनों तरफ जाम ही जाम, और वो चिघाड़ रही है हथिनी। उसका बच्चा घायल पड़ा हुआ है। उधर गरिमा लटकी हुई है, कभी भी जीप गिर सकती है। उसको कैसे बचाया जाए और हाथी के बच्चे को कैसे बचाया जाए? वन विभाग, तो सौरभ कहता है कि आप लोगों के पास इसको इंजेक्शन से बेहोश करने वाला इंजेक्शन है जो दूर की मार कर सकें? वो कहते हैं नहीं है, हमारे पास बहुत ही छोटा सा है जो इंजेक्शन, जो कि उसको फेंकेंगे तो काम कर सकता है, लेकिन हिम्मत होने, हम कैसे उसके हथनी के पास कैसे जाएं? सौरभ एक तरकीब सोचती है, वो मंगवाता है बड़े बड़े लट्ठे, उन्हीं में
तार और जनरेटर चलवाता है, बिजली पैदा करता है। और एक दलित कर्मचारी है, उससे कहता है, वन विभाग का है, कि आप मेरा साथ दो, मैं आगे चलूँगा और मैं जब उसको मारूं, हाथी को बेहोश करने वाला ये साग दूं जब मैं बिजली का, तो तुम वो इंजेक्शन फेंक देना, उसके तो घायल हो जाएगा। कोई तैयार नहीं था, लेकिन एक दलित कर्मचारी तैयार हो जाता है। कहता है कि अपनी जान जोखिम में डाल करके दोनों आगे बढ़ते हैं। अंत में सौरभ को सफलता मिलती है। वो तार छुआता है, दौड़ती है उसकी तरफ, लेकिन वो इंजेक्शन उस पर इंजेक्ट कर दिया जाता है और बेहोश हो जाती है। उसी समय जानवरों के डॉक्टर आते हैं, उसके बच्चे का इलाज करते हैं हथनी के। इधर सौरभ मदद से, कुछ लोगों की मदद से और कुछ जैक वैक से, और क्या कहना चाहिए, उसको भी जीप को निकाल लिया जाता है। इस तरह दोनों की जान बच जाती है। और इसके पहले गरिमा का जो पिता है वो कहता है, बहुत बड़ा अफसर था, कि हथनी को शूट कर दिया जाए, लेकिन अफसर जो गृह मंत्रालय है और दूसरे हैं वन विभाग का मंत्रालय, उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया और कि नहीं, हथनी को मारा नहीं जा सकता है। और अंत में दोनों की जान सौरभ अपनी सूझबूझ से बचा लेता है। ये बहुत ही वैसा एक दृश्य था। एक और दृश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे चौराहों पर हमारे दलित बच्चे, विशेषकर चमार जाति के बच्चे, चमार भाइयों के बच्चे जूतों में पॉलिश करते हैं और अपनी रोटी रोजी के लिए कुछ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। एक चौराहा है, उसमें 4-5 बच्चे कॉर्नर पर जूतों में पॉलिश कर रहे हैं। ठीक उसी समय एक इंजीनियर आता है और उनके सामने जूता फेंक कर रख कर कहता है, ए लड़के मेरे पॉलिश कर। बच्चा पॉलिश कर देता है। पॉलिश कितने पैसा? कहें सर 10 रुपये। कहते हैं साले ठग रहा है और ये 5 रुपये का काम है, हमको लूट रहा है। कह रहा है नहीं, लूट नहीं रहा हूँ, ब्रश और पॉलिश बहुत महंगे हो गए हैं, आप हमारी मेहनत का पैसा 10 रुपये नहीं देता है वो। और कहता है साले तुम लोग इसी के लिए काबिल हो, पढ़े लिखे तो है हो नहीं, इसलिए यही काम कर रहे हो। लड़के स्वाभिमानी थे, कहें देखिए हम इंटर फर्स्ट क्लास हैं, हम IAS बनने के लिए, प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए अपने एडमिशन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हम सब फर्स्ट क्लास हैं। कहीं क्यों झोंकते हो तुम लोग? कहीं दलित जात के लोग IAS बन सकते हैं? कहें हाँ बन सकते, क्यों नहीं बन सकते हैं? तो कहता है चमार कहीं के। तब लड़कों को गुस्सा आ जाता है, इंजीनियर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है। पकड़ लेते हैं और अपने स्थान पर एक लड़का जो पॉलिश कर रहा था उसको बैठाते हैं और उस इंजीनियर के सामने अपने जूते उतार कर रख देता है और कहता इनमें पॉलिश करो, मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा। कहता है नहीं, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ और सवर्ण हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। कहें क्यों नहीं कर सकते हो? जब हम ये काम कर सकते हैं पढ़े लिखे हो करके हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अंत में इंजीनियर को पॉलिश करना पड़ता है और पॉलिश हो जाने के बाद इंजीनियर को 20 रुपये देता है। कहता है लीजिए ये तुम्हारी मजदूरी। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, किसी को घृणा की दृष्टि से मत देखो। अगर वो काम आपके जूतों में पॉलिश कर रहा है तो आप उसको हीन भावना से मत देखो। वो भी इंसान है, मजबूरी में, परेशानी में वो एक श्रम कर रहा है और श्रम को कभी कोई ख़राब नहीं होता। इंजीनियर को अपनी गलती का एहसास हुआ, मुँह लटकाए हुए वहाँ से चला जाता है। ये भी जिक्र मैंने इसमें गटर का आदमी में किया है। मैं चाहता हूँ कि कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूँ। हाँ, सौरभ और चारों तरफ ही लोग घूमते हैं, चारों तरफ, और जहाँ जहाँ उनको दिक्कतें परेशानियाँ पड़ती हैं वो लोग इसका सामना करने की कोशिश करते हैं। एक मैं
हाल बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको फ्री अनाज मिलता है कुछ कंसेशन रेट पर, लेकिन उनकी दीवारों पर लिख दिया जाता है मैं गरीब हूँ। वास्तव में ये एक गोदना है जो आदमी अपने शरीर में गोदाता है, जीवन भर रहता है, मरने तक रहता है। उसी तरह अगर किसी की दीवार में लिख दिया जाए कि मैं गरीब हूँ, बड़े अफसोस की बात है, उसकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों में ये गोदना जारी रहता है कि हाँ मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, बिना तुम्हारे अन्न के मैं जी नहीं सकता हूँ। इस पर मैंने संकेत दिया है कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। सौरभ और अंत में इस प्रथा को मिटाने की पूरी कोशिश करता है घरों में। और अगला मैंने ये गटर के आदमी में जिक्र किया है, घरों में जो नौकरानियाँ काम करती हैं। आजकल बड़ी बड़ी संस्थाएं बन गई हैं नौकरानियाँ सप्लाई करने के लिए। बड़े बड़े अपार्टमेंट में वही आती हैं, कोई आसाम की है, कोई केरला की है, कोई आंध्र प्रदेश की है, सब। लेकिन उनका शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, पैसे का शोषण होता है। वहाँ पर मान लीजिए 25,000 रुपया तनख्वाह है या 20,000 है, तो उनका आधा पैसा तो वही NGO जो सप्लाई करती है संस्थाएं वो ले लेती हैं, उनको बहुत कम मिलता है। और कुछ मकान मालिकों का भी व्यवहार बहुत गंदा होता है। वो लोग खाना बनाती हैं, उनके सफाई करती हैं, टॉयलेट साफ़ करती हैं, लेकिन नहीं, उनको वो खाना नहीं दिया जाता है जो वो स्वयं खाती हैं। उनको अलग से रोटी और चावल और कुछ सब्जी वगैरह दे दिया जाता है। बड़े अफसोस की बात है, ये अमानवीय कृत्य है, इसको सुधार करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसका भी जिक्र मैंने किया है। और मैंने ये किया है कि देवदासियाँ भी बड़े बड़े मंदिरों में, दक्षिण भारत में जहाँ बड़े मंदिर हैं वहाँ रहती हैं देवदासियों के साथ वहाँ का जो पंडे हैं शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। गरीब लोग हैं जो बचपन में ही अपनी बेटियों को मंदिरों में हवाले कर दे, देवदासी बना देते हैं। देवदासियाँ बल्कि वास्तव में वो एक तरह से वेश्यालय हैं। और उनकी बड़े बड़े जो सेठ हैं और बड़े बड़े जो धर्मात्मा हैं, जो बड़े बड़े पुजारी हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं। प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं और उनको अबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो इसको देखने के लिए सौरभ और गरिमा पंडा बन करके यानी पुजारी बनकर अंदर घुस जाते हैं कैमरा लेकर और वहाँ के सभी कृत्य देखते हैं। इस पर भी मैंने प्रकाश डाला है। इस तरह की कुछ घटनाएं हैं जो मैंने। अच्छा, सौरभ और गरिमा पूरे देश में घूमते हैं और जहाँ लोगों को लोन दिलाते हैं बैंकों से, और चाहे गरीब सवर्ण भी है, बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट का भी आदमी है, ट्राइब आदिवासी, उनको बैंकों से लोन दिला देते हैं और डेवलपमेंट करते हैं चारों तरफ। ये बात मैंने उसमें इस गटर के आदमी में ये मैंने कही है। और भी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने जो मेरे समझ में आया है, जो जहाँ मुझे तो इस तरह गटर के आदमी में मैंने ख़ास चीज़ें आप लोगों को बताया। आप लोग इनको देखिए कहाँ तक मेरा प्रयास सफल रहा है। इस पे कई MPhil हो चुकी हैं, PhD में शामिल किया गया है ये उपन्यास। और कौशल पवार जी हैं, उस पे एक बहस करने वाली हैं, मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाने वाली हैं। मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा और मैं इस पर बात करूँगा, क्योंकि ये गटर का आदमी हमारे दलित समाज से, विशेषकर जो नीचे पायदान पर हैं दलित, उनसे संबंधित है और मैं उनकी बहुत कद्र करता हूँ। जय भारत, जय भीम। जय भारत, जय भीम।